वेलकम टू सोशल। मनोज बाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी एक्टिंग से उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि वो एक लिविंग लेजेंड हैं जिनसे इंस्पायर होकर बहुत से एक्टर्स ने अपने करियर शुरू किए हैं। उनके पॉपुलर कैरेक्टर्स की बात करें तो सत्या में बिक्कू मात्रे, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान और अब द फैमिली मैन में श्रीकांत। ऑडियंस को उनके सभी कैरेक्टर्स पसंद आए हैं। मनोज को इंडस्ट्री में आए 27 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर बहुत हैरानी होती है कि उनके करियर की ज्यादातर फिल्म्स फ्लॉप रही हैं। इस वीडियो में हम आपको मनोज बाजपेयी से जुड़े 50 फैक्ट्स बताएंगे जिसे हमने बहुत दिनों की रिसर्च के बाद बनाया है। सो वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ना मैं सफलता को सर पे चढ़ाता हूँ, ना मैं असफलता से घर पे बैठ जाता हूँ। अभिनय करने के लिए निकला हूँ मैं, और अभिनय मेरी यात्रा है, उस पर मुझे चलते जाना है। नंबर 1, मनोज बाजपेयी ने अपना चाइल्डहुड बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में बिताया है, जहां वो अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके फादर एक फार्मर हुआ करते थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ। मनोज 17 साल की उम्र तक अपने गांव में ही रहे और अपने खाली वक्त में उन्होंने अपने फादर के साथ खेतों में काम किया है। नंबर 2, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव में पहले सिनेमा हॉल्स या थिएटर्स नहीं हुआ करते थे और वहां के लोग दूसरे शहर में जाकर फिल्म्स देखा करते थे। मनोज के पेरेंट्स भी फिल्म्स देखने जाया करते थे और मनोज कुमार की फिल्म्स देखकर उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मनोज रख दिया था। नंबर 3, एक किसान परिवार से होने की वजह से उन्हें कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती थी, जहां 6 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना उनके फादर के लिए मुश्किल हो जाता था। मनोज ने बताया कि उनके फादर हमेशा उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करते थे और वो चाहते थे कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नंबर 4, अपने स्कूल के दिनों में मनोज फिल्म मैगजीन्स में एक्टर्स के इंटरव्यूज पढ़ा करते थे और एक इंटरव्यू में उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। ये इंटरव्यू नसीरुद्दीन शाह का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने एनएसटी से ही एक्टिंग सीखी है। इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद ही मनोज ने अपने मन में बिठा लिया कि एक्टर बनने के लिए एनएसटी ज्वाइन करना जरूरी है और वो आगे जाकर दिल्ली से ही अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। नंबर 5, दिल्ली पहुंचने के लिए उन्हें पटना से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी, जिसका टिकट भी उनके पास नहीं था। ट्रेन में पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि बिना टिकट के सफर करने से उन्हें मुश्किल आ सकती है और टीटी उन्हें बीच रास्ते में ही उतार देगा। मनोज उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे और कभी अकेले शहर नहीं गए थे, इसलिए इस बात को सुनकर वो डर गए और पूरा सफर उन्होंने बिना सोए बिताया था। नंबर 6, मनोज जब दिल्ली आए तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, पर वहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मनोज ने फिर किसी और कॉलेज से बीए की पढ़ाई शुरू की और साथ में एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। 1 साल तक थिएटर करने के बाद उन्हें ड्रामा कोटा की मदद से डीयू के रामजस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहाँ थिएटर का कल्चर बहुत प्रोमिनेंट था। रामजस कॉलेज में बिताए 3 साल उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहे थे, जहाँ उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मनोज उन 3 सालों में 400 से भी ज्यादा थिएटर प्लेस का पार्ट रहे थे, जो उनका एक्टिंग को लेकर पैशन साफ दिखाता है। नंबर 7, जैसा कि हमने आपको बताया कि मनोज ने अपनी स्कूलिंग गांव में रहते हुए की थी, इसलिए उनकी इंग्लिश काफी वीक थी। दिल्ली आकर उन्होंने देखा कि लोग यहाँ इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं और उन्हें कैसे भी करके इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश बुक्स और मूवी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू किया और कुछ टाइम बाद वो इस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो गए। मनोज ने कहा कि मैं एक ऐसा इंसान था जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ा जाता था और कुछ सालों बाद मुझे इंग्लिश प्लेज में भी मेन लीड के तौर पर कास्ट किया जा रहा था। मनोज बाजपेयी जैसे कई एक्टर्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पर फिर भी अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से आज लैंग्वेज उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। नंबर 8, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मनोज का बस एक ही एम्बिशन था कि वो किसी भी तरह से एनएसडी में सिलेक्ट हो जाएं, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। मनोज ने जब पहली बार एनएसडी का एग्जाम दिया था तो वो अपने सिलेक्शन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, पर आखिर में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एनएसडी में उस वक्त सिर्फ 18 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता था और मनोज ने लगातार 4 सालों तक एनएसडी के लिए ट्राई किया। उन्होंने बताया कि हर साल जब मैं रिजेक्ट होता था तो मैं डिप्रेशन में चला जाता था और जब चौथी बार मुझे रिजेक्शन मिला तो मैंने अपनी जान तक लेने का सोच लिया था। इस बात का जब उनके दोस्तों को पता चला तो वो सब मनोज के लिए डर गए थे और हर वक्त उनके साथ ही रहा करते थे। नंबर 9, जब उन्हें एनएसडी में एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उसी दौरान उन्होंने बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां शाहरुख खान भी एक्टिंग सिखा करते थे। मनोज और शाहरुख दोनों ही एक बैच के स्टूडेंट्स थे और बैरी जॉन को शाहरुख से ज्यादा मनोज बाजपेयी की एक्टिंग पसंद आई थी। बैरी ने मनोज को फिर अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया था और उन्हें समझाया कि उन्हें एनएसडी के लिए सोचना बंद कर देना चाहिए। बैरी के साथ रहते हुए मनोज दिल्ली के फेमस थिएटर आर्टिस्ट बन गए थे और उनके प्लेस को देखने के लिए लोग टिकट्स भी खरीदा करते थे। I was getting rejected by National School of Drama. So Barry was somebody who kind of saw something in me and he decided to train me, decided to hire me as a
as an assistant also. नंबर 10, जैसे जैसे मनोज थिएटर सर्किट में राइज हुए तो उन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की। इस कंपनी का नाम एक्ट 1 था, जिसे उन्होंने अपने दोस्त NK शर्मा के साथ शुरू किया था। 90s के टाइम में गजराज राव, पीयूष मिश्रा, इम्तियाज अली जैसे आर्टिस्ट भी एक्ट 1 का पार्ट रहे थे। इसके अलावा हुमा कुरैशी और दीपक डोबरियाल ने भी अपने थिएटर करियर की शुरुआत यहीं से की थी। नंबर 11, मनोज की पहली स्क्रीन अपीयरेंस 1994 की फिल्म द्रोहकाल में थी, जहां उनका बस कुछ मिनट्स का रोल था। फिल्म में वो एक सीक्रेट एजेंट के रोल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तुम्हारा नया नाम है आनंद और तुम्हारी नई पहचान का ब्यौरा इस फाइल के अंदर है। नंबर 12, मनोज को फिर फिल्म बैंडिट क्वीन में कास्ट किया गया, जहां वो मान सिंह के रोल में नजर आते हैं। ये कैरेक्टर चंबल के डाकू मान सिंह पर बेस्ड था और इस रोल के प्रिपरेशन के लिए मनोज ने रियलिटी में डाकू मान सिंह के साथ वक्त बिताया था। नंबर 13, मान सिंह का रोल मिलने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ यूं कि उस वक्त बैंडिट क्वीन के कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया थे और उन्होंने जब डायरेक्टर शेखर कपूर को मनोज की फोटो दिखाई तो उन्हें मनोज का लुक मान सिंह के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा। इसके बाद जब मनोज को बताया गया कि शेखर कपूर उनसे मिलना चाहते हैं तो ये मनोज के लिए एक ऑनर की बात थी। मनोज इस बात से बहुत हैरान रह गए थे कि उन्हें शेखर कपूर जैसा बड़ा डायरेक्टर मिलना चाहता है और इस मीटिंग के लिए वो काफी नर्वस भी थे। फिर जब दोनों की मुलाकात हुई तो मनोज को बताया गया कि इस रोल के लिए 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और आखिर में ये रोल मनोज को ही दिया गया। नंबर 14, बैंडिट क्वीन में मनोज का रोल सिर्फ 15 मिनट का था, पर इस फिल्म से उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका करियर बॉलीवुड में बन सकता है। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर को मनोज में एक बेहतरीन एक्टर दिखता था और वो हमेशा मनोज को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते थे। एक दिन शूटिंग के दौरान शेखर ने मनोज से ऐसी बात की जिससे मनोज बहुत डीपली इफेक्ट हुए। शेखर ने उन्हें समझाया कि इतने सालों से थिएटर करने के बाद भी तुम्हारे पास आज दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनकर मनोज को रियलाइज हुआ कि थिएटर छोड़कर अब उन्हें फिल्म्स में ही एक्टिंग करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुंबई जाने का डिसीजन लिया। नंबर 15, मुंबई शिफ्ट होने से पहले ही मनोज को एक सीरियल और एक फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया था, जिसको लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा कि मुंबई में उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, पर मुंबई आते ही उन्हें पता चला कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद मनोज ने काफी स्ट्रगल किया, जहां सिर्फ उन्हें छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए ही कंसिडर किया जाता था। नंबर 16, मनोज वाजपेयी की लाइफ में एक शिफ्ट तब आया जब उन्हें टीवी शो स्वाभिमान में कास्ट किया गया। मनोज को सिर्फ 12 एपिसोड्स के लिए कास्ट किया गया था, पर उनकी एक्टिंग देखकर मेकर्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया था। उस टाइम उन्हें हर एपिसोड के लिए 2000 रुपीज मिला करते थे, जिससे मनोज अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर लेते थे। स्वाभिमान उस वक्त का एक फेमस सीरियल था जिससे कई एक्टर्स ने अपने करियर शुरू किए थे। इस खुशी पर यकीन करने से हार्ट अटैक के पूरे चांसेस हैं। नंबर 17, स्वाभिमान के बाद से ही मनोज को थोड़ी रिकग्निशन मिलने लगी, जिसके बाद उन्हें फिल्म ऑडिशंस में भी नोटिस किया जाता था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने फिल्म दौड़ के लिए ऑडिशन दिया, जहां उनका एक छोटा सा कैरेक्टर रोल था। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा बना रहे थे, जो उस वक्त आउटसाइडर्स को चांस देने के लिए जाने जाते थे। मनोज फिल्म में परेश रावल के साथ नजर आते हैं, जहां उन्होंने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया था। नंबर 18, फिल्म दौड़ में जब मनोज को सिलेक्ट किया गया तो उन्हें डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से मिलवाया गया। मनोज ने जब बताया कि मैंने इससे पहले बैंडिट क्वीन में काम किया है तो ये बात सुनकर राम गोपाल वर्मा काफी हैरान रह गए थे। उनको बैंडिट क्वीन में मनोज की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी, पर कभी भी उनको पता नहीं था कि वो एक्टर मनोज ही हैं। नंबर 19, राम गोपाल वर्मा ने मनोज को खुद कहा कि तुम फिल्म दौड़ में ये कैरेक्टर ना करो, इसके बजाय तुम मेरी अगली फिल्म सत्या में लीड रोल कर लेना। मनोज इस सजेशन को लेकर डाउटफुल थे, क्योंकि इससे पहले भी डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्म्स में कास्ट करने का प्रॉमिस किया, पर एंड में उन्हें सब रिजेक्ट कर देते थे। इसलिए मनोज ने राम गोपाल वर्मा को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दौड़ में भी कास्ट कर लें और बाद में मैं आपकी फिल्म सत्या भी कर लूंगा। इस फिल्म के लिए मनोज को 35,000 रुपीज दिए गए थे। अब आगे की सोच के करना क्या है? नंबर 20, फिल्म सत्या में मनोज वाजपेयी ने बीकू मात्रे का रोल प्ले किया था, जिससे बॉलीवुड में उन्हें ओवरनाइट पॉपुलैरिटी मिल गई थी। सत्या उस वक्त की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी, जिसमें सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया था। अपने कैरेक्टर के लिए मनोज ने कई महीनों तक प्रिपरेशन की थी और उसके लुक से लेके बोलने का तरीका भी उन्होंने खुद ही तैयार किया था। मुंबई का किंग कौन? बीकू मात्रे। नंबर 21, फिल्म सत्या में अपनी परफॉर्मेंस के लिए मनोज को नेशनल अवार्ड दिया गया था। अगर आप नोटिस करें तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ पॉजिटिव या हेरोइक कैरेक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पर मनोज ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको दिखा दिया था कि एक डार्क कैरेक्टर को भी अवार्ड वर्दी कंसिडर किया जा सकता है। वहीं बात करें उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो मनोज की परफॉर्मेंस को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, पर एंड में सलमान खान को कुछ कुछ होता के लिए ये अवार्ड दिया गया। सलमान का रोल फिल्म में काफी अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया, पर कंपेयर किया जाए तो मनोज की परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग थी। ये तो कभी मेरा था ही नहीं।
नंबर 22। जैसे ही मनोज फिल्म सत्या से बॉलीवुड में पॉपुलर हुए तो उसके बाद से ही आउटसाइडर एक्टर्स को चांस दिए जाने लगे। एक्टर के मेनन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्या के बाद से ही मेरे और इरफान जैसे एक्टर्स को बॉलीवुड में एक्सेप्ट किया जाने लगा था। मनोज की परफॉर्मेंस हर आउटसाइडर के लिए एक इंस्पिरेशन थी और अगर वो नहीं होते तो हम जैसे एक्टर्स को रिकग्निशन मिलने में ज्यादा टाइम लग जाता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 23। फिल्म किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन के रोल में नजर आते हैं और फिल्म में उनकी लाफ्टर उनके कैरेक्टर का प्रोमिनेंट फीचर था जो ऑडियंस को खूब पसंद आया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने इस लाफ्टर की इंस्पिरेशन मनोज बाजपेयी की फिल्म अक्स से ली थी। नंबर 24। जैसे कि हमने आपको बताया कि मनोज और शाहरुख ने एक साथ ही एक्टिंग सीखी है और दोनों हमेशा से ही क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पब्लिकली भी कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। मुझे मनोज से बहुत सीखने को मिला है। हमने बहुत मस्ती की है, बहुत खेल खिलंडरी की है एंड आई फील द प्राउडेस्ट और मैं पेट्रोनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, तू छोटा है। तू छोटा है, मैं छोटा हूँ। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज मोर अ फ्रेंड एंड वी हैव ऑलवेज बीन लाइक। नंबर 25। शूल में मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर देखा जाए तो एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था जिसे पोर्ट्रे करना किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल हो सकता है। इस रोल को करते हुए मनोज मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे, जहां उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी और जब वो सोने की कोशिश करते थे तो उन्हें बुरे सपने ही आते थे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, जहां उन्हें एडवाइस किया गया कि वो अपने कैरेक्टर को इतना भी सीरियसली ना लें कि उनकी रियल लाइफ ही खराब हो जाए। अगर आपने शूल देखी हो तो आप समझ सकते होंगे कि ये कैरेक्टर कितना डीपली लेयर्ड था और आज भी बॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर्स हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर 26। बॉलीवुड के अलावा मनोज के फेवरेट डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर गोंजालेस, जिन्होंने द रेवेनेंट और बर्डमैन जैसी ऑस्कर वर्दी फिल्म्स बनाई हैं। मनोज ने कहा कि मैं उनकी फिल्म्स देखना पसंद करता हूं और मौका मिले तो मैं उनके साथ काम जरूर करूंगा। नंबर 27। आज अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के एक रिनाउंड डायरेक्टर बन गए हैं और उनके करियर की फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म रही थी सत्या, जो उन्हें मनोज बाजपेयी की रिकमेंडेशन पर मिली थी। अनुराग उस वक्त एक राइटर हुआ करते थे और उन्हें भी मनोज की तरह अपना करियर फिल्म्स में ही बनाना था, इसलिए जब फिल्म सत्या में राइटर्स को ढूंढने की बात की गई तो मनोज ने ही अनुराग को राम गोपाल वर्मा से इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 28। गैंग्स ऑफ वासेपुर से मनोज बाजपेयी के करियर को एक नई डायरेक्शन मिली, क्योंकि इससे पहले उनकी कई फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। मनोज को सरदार खान का रोल मिलने के पीछे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हुआ यूं कि जब मनोज ने फिल्म देवडी देखी तो उन्होंने अनुराग को फोन करके कंग्रेचुलेट किया। उसी फोन कॉल पर अनुराग ने मनोज को गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बताया और कहा कि फिल्म का मेन कैरेक्टर आप पे खूब सूट करेगा। मनोज फिर उस वक्त अनुराग के घर पहुंचे और रात के 12 बजे उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी, जिससे मनोज काफी इंप्रेस हुए थे। नंबर 29। फिल्म में मनोज सरदार खान के कैरेक्टर में नजर आते हैं और ये नाम मनोज ने ही रेकमेंड किया था। इससे पहले इस कैरेक्टर का नाम ज़ीशान खान होने वाला था और मनोज को लगा कि नाम उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए जब मनोज ने अनुराग को कहा कि क्या हम मेरे कैरेक्टर का नाम सरदार खान रख सकते हैं, अनुराग ने उसी वक्त इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हें भी लगा कि ज़ीशान के कंपैरिजन में सरदार खान बेटर नेम है। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। नंबर 30। सरदार खान का कैरेक्टर प्ले करना मनोज के लिए चैलेंजिंग रहा, जहां उन्होंने कई महीनों तक इसके लिए प्रिपरेशन की थी। मनोज के करियर का ये सबसे वायलेंट कैरेक्टर था और उन्हें इसके नुआंसेस को समझने में मुश्किल भी आई थी। मनोज ने कहा कि मैं सरदार खान के कैरेक्टर को इस तरह प्ले करना चाहता था कि लोग भूल जाएं कि स्क्रीन पर मनोज बाजपेयी एक्टिंग कर रहा है। हमारे ओपिनियन में भी जिस तरह से उन्होंने सरदार खान का रोल निभाया है, उसी वजह से फिल्म को इतनी सक्सेस भी मिली थी। नंबर 31। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए भी मनोज को कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। उस साल पान सिंह तोमर और बर्फी जैसी फिल्म्स रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन में सभी डिजर्विंग परफॉर्मेंसेस थी। मनोज से भी जब अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना है कि मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं और मुझे पता है कि इंडियन ज्यूरी से मुझे सिर्फ नॉमिनेशंस ही मिल सकती हैं, अवार्ड नहीं। इसलिए मनोज बाजपेयी अब अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं और आप सबको भी ये खुद पता है कि ज्यादातर इन अवार्ड शोज में ज्यूरी कहीं ना कहीं बायस्ड होती है। नंबर 32। मनोज बाजपेयी के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो वो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना था कि इट वाज नसीरुद्दीन शाह एंड ओम पुरी हु चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग फॉर मी। नंबर 33। मनोज बाजपेयी को बचपन से सिनेमा देखना पसंद था और उनके एक्टर बनने के पीछे अमिताभ बच्चन की फिल्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। मनोज ने बताया कि मुकद्दर का सिकंदर और जंजीर ही वो फिल्म्स थी जिसे देखकर वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हुए थे। नंबर 34। 1999 की फिल्म कौन मनोज बाजपेयी के करियर की सबसे अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है, जहां वो एक साइकोपैथ का कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां आपको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। पूरी फिल्म में मनोज का कैरेक्टर घर के अंदर आना चाहता है और वहीं उर्मिला का कैरेक्टर उसे सीरियल किलर समझने लग जाता है।
ये फिल्म की बस स्टार्टिंग की कहानी है और इस फिल्म को देखते हुए इसके क्लाइमेक्स से आप हैरान ही हो जाएंगे। नंबर 35। कबीर सिंह के रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स और ऑडियंस में अलग ही नैरेटिव्स नजर आए, जहां काफी लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया था। मनोज से जब इस फिल्म के बारे में उनका ओपिनियन मांगा गया तो उनका कहना था, कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, जिसको आप पसंद करें या ना करें वो आपका ओपिनियन है। अगर आपको वो फिल्म पसंद नहीं है तो आप उसे ना देखें, पर अपना ओपिनियन दूसरों पर फोर्स ना करें। इसके अलावा मनोज का मानना है कि अगर उन्हें कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर मिला होता तो वो अपना 100% जरूर देते। Kabir Singh, for me, is a part of the society. You want to take it the way it is, fine. You don't want to take it the way it is, don't watch it. You shut down one Kabir Singh, there will be 50 other films that you will agree with. The other segments will not agree with it. They will burden with their own morality and they will start censoring it. नंबर 36। फिल्म अलीगढ़ में मनोज बाजपेयी एक अलग तरह के कैरेक्टर में नजर आते हैं जो एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी पर बेस्ड है। ये फिल्म मनोज के करियर की सबसे स्पेशल फिल्म्स में से एक है, जहां उन्होंने एक सेंसिटिव इशू को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है। फिल्म को इंटरनेशनली भी काफी अप्रिशिएट किया गया था, पर इंडिया में ये फिल्म फ्लॉप रही थी। मनोज का कहना है कि अलीगढ़ कोई हिट या फ्लॉप फिल्म नहीं है, बल्कि एक कल्ट फिल्म है। So Aligarh is I wouldn't say it's a hit film or a flop film. Correct. It's a cult film. It's a classic, which a classic is the one which not only survives the test of the time, True. but also contributes to become a game changer for a society. True. नंबर 37। सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से मनोज के साथ एक फिल्म करना चाहते थे और फिल्म सोन चिड़िया में उन्हें वो मौका मिला था। जब सुशांत उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि वो बचपन से उनकी फिल्म्स देखते हुए आए हैं। मनोज को भी सुशांत की ये बात काफी अच्छी लगी कि एक यंग एक्टर होते हुए भी वो बहुत रिस्पेक्टफुल और डाउन टू अर्थ थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और मनोज सुशांत की बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे। एक जन्म निकल गया इन बिहार में उभरने से का डर। नंबर 38। सुशांत के जाने के बाद बहुत से एक्टर्स थे जिन्होंने इस ट्रेजेडी को अपने फायदे के लिए यूज किया, पर वही मनोज उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने दिल से सुशांत के बारे में बातें की थी। मनोज ने उनको याद करते हुए कहा था कि आई डोंट थिंक आई एम एज गुड एज सुशांत। जो उसने 34 इयर्स की एज में अचीव किया था वो मैं खुद अपने 30s में अचीव नहीं कर पाया था। Because whenever I'm thinking about, because my mind is not leaving his image of first day, him coming to me and suddenly finding him touching my feet. The touching in my feet somehow, he said so many things about his background, where he came from. He was carrying all of that, and this man started from nowhere and reached on the top. So his journey is going to be quite inspirational for every one of us. नंबर 39। हर एक्टर का स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का एक अलग ही प्रोसेस होता है, जहां कुछ एक्टर्स सिर्फ उसकी समरी पढ़ते हैं तो कुछ सिर्फ अपने कैरेक्टर की स्टोरी ही पढ़ते हैं। मनोज का भी अपना ही एक अलग स्टाइल है, जहां हर स्क्रिप्ट को वो हिंदी में ही डिमांड करते हैं। मनोज के लिए पूरी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखी जाती है और ये प्रोसेस आजकल काफी कम एक्टर्स फॉलो करते हैं। नंबर 40। मनोज बाजपेयी तेलुगु फिल्म्स का भी पार्ट रहे हैं, जहां 1999 में उन्होंने फिल्म प्रेम कथा में अंतरा माली के साथ काम किया था। इसके अलावा वो तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ भी 2 फिल्म्स कर चुके हैं। नंबर 41। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ऑलरेडी मनोज के साथ फिल्म अक्स बना चुके थे और दोबारा वो उनके साथ काम करना चाहते थे। बाद में जब राकेश रंग दे बसंती बना रहे थे तो मनोज को ही आमिर का रोल ऑफर हुआ था। उनको इस फिल्म के लिए फाइनलाइज भी कर लिया गया था, पर प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया क्योंकि उस वक्त मनोज का करियर डाउनफॉल पर था। बाद में फिर आमिर को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जिसके बाद फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स भी मिल गए। नंबर 42। फिल्म हासिल को इरफान खान के करियर की एक इम्पॉर्टेंट फिल्म माना जाता है, जिसके बाद से ही उन्हें इंडस्ट्री में रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई। इरफान के इस रोल के लिए पहले मनोज बाजपेयी को ही कास्ट किया जाने वाला था, पर उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त मनोज ऑलरेडी काफी नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर चुके थे, तो वो एक और ऐसी फिल्म नहीं करना चाहते थे। हम अपनों के हाथों नहीं मरने वाले मुन्ना, हमें कोई बहुत ही बड़ा बदमाश मारे तुम्हारे। नंबर 43। फिल्म देवदास में चुन्नीलाल का कैरेक्टर आप सबको याद होगा, जिसे जैकी श्रॉफ ने प्ले किया था। ये कैरेक्टर भी पहले मनोज बाजपेयी को ऑफर किया गया था, पर उस वक्त मनोज को ये कैरेक्टर करना सही नहीं लगा था। मनोज उस टाइम पे अपने करियर में लीडिंग हीरो के तौर पर फिल्म्स करना चाहते थे और उन्हें नहीं लगता था कि शाहरुख की फिल्म में उनके कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। नंबर 44। 2016 में आई फिल्म बुधिया सिंह के बारे में काफी कम लोगों को पता है। ये एक बायोपिक फिल्म थी, जहां एक 5 साल के बच्चे की कहानी दिखाई गई है जो वर्ल्ड का यंगेस्ट मैराथन रनर बन जाता है। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, पर मनोज इस फिल्म को अपने करियर की बेस्ट फिल्म्स में से एक मानते हैं।
और भागेगा। हाँ। और कर लेगा। हाँ। नंबर 45 स्पेशल 26 में मनोज बाजपेयी एक सीबीआई ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं और फिल्म को ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। इस रोल के लिए पहले अक्षय खन्ना को अप्रोच किया गया था, पर माना जाता है कि उन्होंने फिल्म के लिए ज्यादा पैसे डिमांड किए थे। इसके बाद मनोज बाजपेयी को फिल्म में लिया गया और वो ऑलरेडी नीरज पांडे की फिल्म अ वेडनेसडे से इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया था। हम सीबीआई से असली वाले। नंबर 46 2020 में आई फिल्म भोंसले को मनोज ने खुद ही प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म पहले 2014 में बनाई जाने वाली थी, पर प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते थे। मनोज को इस फिल्म की कहानी इतनी पसंद थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये फिल्म खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। भोंसले में भी मनोज ने अपना कैरेक्टर परफेक्शन से किया है, जहां उनके ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। अगर आपको फिल्म भोंसले पसंद आई है तो हम आपको बता दें कि शॉर्ट फिल्म तांडव इस फिल्म का एक इमेजिनरी प्रीक्वल है। तांडव को देवाशीष मखीजा ने बनाया था, जिन्होंने भोंसले भी डायरेक्ट की है। नंबर 47 द फैमिली मैन मनोज बाजपेयी के करियर की पहली वेब सीरीज है और ऑडियंस ने उसको काफी पसंद भी किया है। मनोज को पहले भी कई वेब सीरीज ऑफर हुई, पर सबके कैरेक्टर उन्हें काफी प्रेडिक्टेबल लगे। जब उन्हें द फैमिली मैन के लिए अप्रोच किया गया तो मनोज को शो की कहानी सबसे यूनिक लगी, इसलिए उन्होंने पहली बार में ही शो को करने के लिए हाँ कर दिया था। ये सीरीज इतनी सक्सेसफुल रही है कि इस शो को इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज में गिना जाता है, जिसको फॉरेन ऑडियंस ने भी पसंद किया है। आपको मनोज बाजपेयी श्रीकांत के रोल में कैसे लगे, ये आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और ये हैं सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी। भाग तो तुड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। नंबर 48 जैसे कि हमने आपको बताया है कि फिल्म सत्या में मनोज की एक्टिंग देखकर बहुत से नए एक्टर्स को इंस्पिरेशन मिली थी। उन्हीं में से एक थे पंकज त्रिपाठी, जो आज खुद करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मनोज और पंकज त्रिपाठी से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका आपको जरूर पता होना चाहिए। हुआ यूं कि जब फिल्म सत्या रिलीज हुई तो उस वक्त पंकज त्रिपाठी एक होटल में काम किया करते थे और उस होटल में मनोज बाजपेयी एक दिन के लिए रहने आए थे। पंकज अपनी होटल की जॉब के साथ थिएटर भी किया करते थे, तो मनोज उनके लिए एक आइडल के जैसे थे। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मनोज होटल से निकल गए थे तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए थे। मैंने उनकी चप्पल को अपने पास एक याद के तौर पर रख लिया था। मैंने कहा याद नहीं है यार, हो सकता है चप्पल खो गया होगा। नहीं हम चप्पल रख लिए थे। मैंने कहा क्यों रख लिया था तुमने? भाई मेरे लिए तो राम जी का पादुका है ना भाई। आज पंकज त्रिपाठी भी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में से एक हैं, जिनको ऑडियंस बहुत पसंद करती है। उनकी बात करने का तरीका हो या फिर उनकी हम्बल नेचर, उनकी हर चीज से ऑडियंस रिलेट कर पाती है। सो आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप उन पर एक फैक्ट वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं। नंबर 49 इंडस्ट्री में आए मनोज को अराउंड 27 ईयर्स हो गए हैं और ज्यादातर उनकी फिल्म्स फ्लॉप रही हैं। एक तरफ वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस में जाने जाते हैं, पर दूसरी तरफ उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। मनोज ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक ऐसा एक्टर हूं जिसका करियर सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स की वजह से बना है। That my career is made out of flops. When I said it, it meant that I've been part of all the game changers, all the game-changing cinema. Our gentleman audience, somehow didn't find it enticing to go on an outing to see this film. नंबर 50 अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली आप मनोज बाजपेयी के ट्रू फैन हैं। आपने उनकी बहुत सी फिल्म्स देखी होंगी और हर फिल्म में आपको उनकी एक्टिंग की एक अलग रेंज देखने को मिलती है। ऐसी एक फिल्म थी गली गुलियां, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था, पर लोग इस फिल्म के बारे में जानते ही नहीं है। मनोज ने खुद कहा था कि इस फिल्म में उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और उनका ऐसा कहना एक बहुत बड़ी बात है। इस रोल को प्रिपेयर करने में उन्हें काफी टाइम लग गया था और एक वक्त तो ये कैरेक्टर उन पे इतना इन्फ्लुएंस कर गया था कि वो खुद से बातें करने लगे थे। हमारे ओपिनियन में भी इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस काफी अलग है एंड वी पर्सनली रेकमेंड कि ये फिल्म आप जरूर देखें। मैं खो गया हूँ, ये गली गुलियां किस तरफ है? तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।